प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने यह पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरणों में मैंने बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। अर्थात प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु अभिकारकों में है उतने परमाणु किसमें होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए। तो ऐसा जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित में जस्ट आप समझ गए होंगे कि कम से कम एक ऐसा तत्व हो जिसके परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में बराबर ना हो, ऐसा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमें प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ओके, ये मैं समझाता हूँ आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कि देखिए, हमने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा था, बिल्कुल आसान सा नियम था ये, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पादकों का या उत्पादों का द्रव्यमान उतना ही होगा। ओके, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा कुल मिलाकर के, कुल उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पादों का होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात निकल के सामने आती है कि जितने प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु अभिकारकों में हैं तो प्रत्येक तत्व के उतने ही परमाणु उत्पादों में रहेंगे। ठीक, तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ मैंने आसान सी भाषा में आपके लिए लिख भी दिया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। या तत्वों के जब पदार्थों का भी शब्द यूज कर सकते हो। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ओके, और एक कंकाली समीकरण कौन सा होता है जिसमें हम सिर्फ अभिकारकों और उत्पादों की सिर्फ वो लिख देते हैं, रासायनिक सूत्र और उनके फार्मूले लिख देते हैं। ओके, बिना बैलेंस किए हुए, ऐसा समीकरण जो है क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। कि रासायनिक समीकरण लिखते टाइम किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं, वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए कि सबसे पहला जो नियम है कि पहले तो हम अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद हम उत्पाद लिखते हैं। और दूसरा है कि अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। इसी तरह से उत्पाद भी अगर 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ हमने प्लस का निशान लगा दिया है।
इसी तरह से उत्पाद भी अगर दूसरा और होता तो यहाँ प्लस का निशान लगा के लिख देते। दूसरा नियम ये है। तीसरा ये है कि इसको संतुलित करना आवश्यक है, संतुलित करना है जरूरी। चौथी बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि संतुलित करते टाइम आप यहाँ पर इनको आगे गुणा कर सकते हो, लेकिन किसी भी पदार्थ का यौगिक का आप सूत्र नहीं बदल सकते। ओके, नंबर पे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उसको चेंज नहीं कर सकते बैलेंस करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, कार्बन या फिर मैग्नीशियम वाला ले लेता हूँ। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या पैदा होता है, MgO। तो आप यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ, कि जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, और मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कोई बच्चा ऐसे करते हैं Mg + O2 गिव्स MgO, मान लिया उठा के इसी को उड़ा दे, सिर्फ ऑक्सीजन कर दिया, लो जी होगी बैलेंस, तो ये काम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, किसी भी यौगिक का आपने सूत्र चेंज नहीं करना, इसको आगे मल्टीप्लाई वगैरह करके हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास में छोटे छोटे समीकरण हैं और वो छोटे समीकरणों के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। अब कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है उसको रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाने के लिए ठोस के लिए उस पदार्थ के सूत्र के आगे S लगा देते हैं, द्रव के लिए L लगा देते हैं और गैस के लिए G। S फॉर सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, L फॉर लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, G फॉर गैस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला रासायनिक अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना होता है, चूना आपने देख ही रखा है कि किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और पानी लिक्विड द्रव अवस्था में होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है उसका पानी के साथ विलयन है, तो ये एक्वस जलीय घोल जो है उसके लिए हम, या जलीय विलयन के लिए हम AQ लगाते हैं। AQ फॉर एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर होता है, पानी होता है। ठीक, और जलीय विलयन के लिए AQ लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम विभिन्न पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं उनको उन पदार्थों के आगे रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं। ओके, अब कोई भी अभिक्रिया किस तापमान पर होगी वो तापमान आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वो भी आप तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड चेंज कर देता है। स्पीड को फास्ट भी कर सकता है और स्पीड को स्लो भी कर सकता है। ठीक, तो ऐसा पदार्थ क्या होता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक है, ताप है, दाब वगैरह जो है वो हम इस तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। और अगर किसी पदार्थ में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जैसे कोयले को आप जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो यहाँ पर प्लस ऊष्मा कर देते हैं, और किसी को ऊष्मा की जरूरत होती है तो यहाँ माइनस ऊष्मा कर देते हैं। ठीक, प्लस की जगह माइनस ऊष्मा कर देते हैं। कि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको करने के लिए, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़े तो यहाँ माइनस कर दो, और जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकले तो प्लस कर दो। ओके, तो जो सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वो इस तरह से मैंने नोट्स में बना रखे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इन नोट्स का लिंक देख लें, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक वेब पेज खुल जाएगा मेरे ब्लॉग का। वहाँ से आप इसको रीड भी कर सकते हो और वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ये रासायनिक समीकरण जो है आपको क्या क्या जानकारी देता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि रासायनिक समीकरण की जो विशेषता है उसमें सबसे पहला है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी जो आपको रासायनिक समीकरण से मिल सकती है, जैसे अणुओं की संख्या, उनका द्रव्यमान आदि। फॉर एग्जाम्पल जैसे C+O2 गिव्स CO2, तो ये आपको बताता है कि कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है। इसी तरह से अगर हम 2H2 + O2 गिव्स 2H2O अगर ये लेते हैं तो हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन गैस के एक अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस के दो अणु ऑक्सीजन गैस के एक अणु के साथ मिलकर के पानी के दो अणु बनाते हैं। ठीक। और इसके द्रव्यमानों के बारे में जानकारी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 × 2 और 2 दूनी 4। ओके, 4 यूनिट हो गया। ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32। ठीक, यहाँ यूनिट या AMU हम कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का देखिए 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, 18 दूनी 36 यूनिट। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आप कंपेयर कर सकते हो, 32 और 4 36 और इधर भी 36, यानी जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही उत्पाद का जो है कुल द्रव्यमान यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो जानकारी आपको मिलेगी ये बताएगा कि कौन कौन से अभिकारक मिलकर के कौन कौन सा उत्पाद बनाते हैं, उनके द्रव्यमानों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, अणुओं की संख्या के बारे में भी आगे आपको जानकारी मिलेगी। जो आगे जो संख्या लिखी है अणुओं की संख्या है यहाँ पर। इसके अलावा पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे जिसके आगे G लगा हुआ गैस है और जिसके आगे L लगा हुआ वो लिक्विड यानी द्रव है, S लिखा हुआ है वो ठोस है। अब अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कितना ताप चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। किस दाब के अंडर ये अभिक्रिया होगी वो भी स्थिर के निशान के ऊपर मिल जाएगा। उत्प्रेरक की जानकारी भी आपको रासायनिक समीकरण से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी पता लगता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें से ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, वो प्लस ऊष्मा या माइनस। जैसे यहाँ पर जब कार्बन को जलाते हैं तो ऊष्मा जो है निकलती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, इसकी डिटेल में भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जानकारियां थी जो एक रासायनिक समीकरण आपको देता है। तो देखिए चारों पॉइंट्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ताकि डिस्क्रिप्शन से आप इनको रीड कर सकते हैं। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O gives Fe3O4 + H2, इस समीकरण को जो आप संतुलित कीजिए। तो देखिए कि आप इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जो है आप लगभग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख जाएंगे। कि हमें दिया हुआ है Fe+H2O gives Fe3O4 + H2। अब देखिए वैसे सबसे पहली चीज आपने यहाँ पर क्या नोट करनी है कि सबसे बड़ा जो अणु है वो आपने देखना है, चाहे वो अभिकारकों में हो चाहे उत्पादों में हो। सबसे बड़ा अणु यहाँ पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? Fe3O4। अब Fe3O4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी पहले आपने बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहली बात आपने क्या नोट करनी है? सबसे बड़ा अणु, ठीक, और उसी के हिसाब से बैलेंसिंग शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा अणु आपको Fe3O4 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर Fe के कितने परमाणु हैं? 3 है। तो ये 3 बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर Fe के आगे 3 लगा देता हूँ। ओके, और उसके बाद बचेगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
इनको हम इकट्ठा बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ ऑक्सीजन 1 और बाकी और कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 4 लगाऊंगा, यहाँ 4 नहीं लगाऊंगा। यहाँ 4 लगाते ही तो इसका अणुसूत्र चेंज हो जाएगा, जो आप कर नहीं सकते। अब हाइड्रोजन देख लो, 4 दूनी 8 और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर मैं 4 लगा देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपके पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। ओके, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे बड़ा अणु देखना है, उसी के हिसाब से बैलेंसिंग शुरू कर दो। ठीक, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी तत्व के परमाणु हैं वो उनको आप पहले बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में कर दो। ओके, बिल्कुल आसानी से समीकरण संतुलित हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम और बहुत सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे और अभ्यास के जितना टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिया उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।